दोस्तों एग्ज़ाम के लिए लगभग 6 मंथ्स यानी कि 150 इफ़ेक्टिव डेज़ बचे हैं। ये वो टाइम है जब हम चाहते हैं कि एक एक करके हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होना शुरू हों एंड फाइनली हमें कुछ ऐसा पैरामीटर कोई बता दे जिससे हम ये जान पाएँ कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया या नहीं। ऑनेस्टली मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे अगर ये चीज़ कोई बता देता तो मैं उसको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा देता कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, हम उसे कंप्लीट कैसे करें या फिर अपने मन से कैसे मान लें कि कंप्लीट क्यों हो गया। मैंने क्यों कहा मन से मान लें? मन से जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली दूसरे सब्जेक्ट्स पर मूव नहीं कर पाएंगे। एक जो फोमो होता है ना, फोमो आप बहुत अच्छे से समझते होगे, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म है आज की डेट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। उसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस फोमो से कैसे बचें? तो अभी तक जो स्टैंडर्ड तरीके हैं इसके वो बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक बुक पढ़ ली, सपोज़ मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी की बात कर लेते हैं। हमने पॉलिटी में सपोज़ लक्ष्मीकांत एक बुक थी वो पढ़ ली। अब हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। 2 या 3 स्टैंडर्ड वेज हैं। पहला हम जाते हैं टेस्ट सीरीज़ कि हमारे टेस्ट सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा तरीका है, आप देख लो मार्केट में आज की डेट में क्या डिमांड में है। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो वापस से लक्ष्मीकांत पर आ जाओ एंड पढ़ते रहो। दूसरा, अदर बुक्स जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर डीडी बसु या फिर जो भी और बुक्स हो उन पर जा सकते हैं, मैच कर सकते हैं एटलीस्ट। बेसिकली सेकंड रिसोर्स पर हम जाते हैं, चाहे वो मार्केट के हैंड रिटेन नोट्स हो या कोचिंग के नोट्स हो, जो भी हो उससे हम मैच करते हैं। अब इसमें इश्यूज़ क्या होते हैं, सपोज़ इसमें हमारे पास एक मटेरियल ऐसा बना हुआ है एंड दूसरा मटेरियल ये बना हुआ है, तो हम इसमें बेसिकली क्या करते रह जाएंगे, ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हुए रह जाएंगे कि इसमें कहाँ डिफरेंस है। अल्टीमेटली आप जब 2 सोर्सेज पढ़ते हो, करके देखना, मैं इस पे आपको कंपैरिजन वीडियो एक बना के दिखाऊंगा ज़रूर। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, अपने सोर्स में और इस सोर्स में डिफरेंसेस सर्च करते हैं। मैं देखता हूँ कि अच्छा ये एक डिफरेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है, तो हम इसको लिखना चाहेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो भी बढ़िया, लेकिन क्या उससे ये पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया? आज आप एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे, कल डीडी बसु, कभी टॉपर्स नोट से। आपको क्या लगता है टेलीग्राम पे इतनी टॉपर्स नोट्स या हैंड रिटन नोट्स मार्केट में क्यों फ्री मिलते हैं? वो फोमो को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पा रहे हो। तो एक एक तरीके हैं ये अलग अलग। तीसरा तरीका है करंट अफेयर्स, कि हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, कि करंट अफेयर्स को चेक करके कि ठीक है हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से आपको तैयारी जब कर रहे हो, इसको चेक करने के कुछ वे आउट हैं, उसमें हम बात करेंगे। पहला वे आउट ये है, आपको ये रखना है ध्यान में कि आप कौन से अटेम्प्ट में हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो और एक्सपीरियंस हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा आपकी तैयारी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो मेन एफर्ट होने चाहिए प्रीलिम्स पे होनी चाहिए, ऑप्शनल्स और मेंस पर आप, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आपके पास रिलेटिवली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम ज़्यादा होना चाहिए। चाहे भले ही आपने 30 की एज में तैयारी शुरू की है, लेकिन आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, तो आप सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वालों से अपनी प्रिपरेशन को मैच तो नहीं ही कर सकते, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो पहले फोकस प्री पे करो, मेन्स और ऑप्शनल पे। अगर प्री निकल जाए, ऑब्वियसली आप अगर यंग हो तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है, आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। और आप सपोज 30 की एज में तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपके पास अटेम्प्ट ही 2 बचे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है उस टाइम को यूटिलाइज करने के अलावा जो आपको प्री और मेंस के बीच में मिलेगा। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस आएगा। पिछले दिनों में काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज हैं कि कैसे क्या करें। ठीक है, अब इस वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर कि पता कैसे चले सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले, कंप्लीट हुआ सब्जेक्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हुआ या मेंस के लिए हुआ, 2 अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, प्लस ऑप्शनल और मेंस। मेंस की जब हम बात करें तो जीएस मेंस प्लस एसए की बात कर रहे हैं। तो इनके लिए कंप्लीट हुआ या नहीं, ऑप्शनल के लिए हुआ या नहीं, ये हम बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हुआ या नहीं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल बेस्ट तरीका है वो है टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज से किसी चीज़ को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स, तो आप टेस्ट सीरीज़ में उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हो एंड अगर सॉल्व कर ले जाते हो, आप मान लेते हो कि आपने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है नहीं। मैं आपको सिनॉप्सिस का कोई पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो शो कर देता हूँ। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस का जो पीटी है बेसिकली हमारे पास, वो क्या है, वो ये है। इस तरह से पीटी होता है, टॉपिक वाइज आपने देखे होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है, राइट। अब कुछ चीज़ें पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स है, आपको जब पढ़ रहे हो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सिटीजनशिप है,
प्रेसिडेंट की पावर्स है, पार्डनिंग पावर हो गया या कंपैरिजन हो गया, या फिर प्रिविलेजेस पे अभी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, महुआ मोइत्रा का केस है इस साल न्यूज़ में, कभी कोई दूसरा केस न्यूज़ में होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप देख लो, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार न्यूज़ में रहती हैं। तो जब भी आप पीटी पढ़ रहे हो या मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान ये देना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप डुप्लीकेशन कर ले रहे हो। सपोज़ नालसा के बारे में एग्ज़ाम में कुछ आने वाला है, रिलेवेंट है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी उसके लिए अपनी बेसिक बुक में पढ़ चुके हो। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम देख लो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़ ये थी, बस आप एक लाइन लिख लो कि नालसा ने एक विज़न डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल, ख़त्म हो गया काम। या ग्राम न्यायालय न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे दी स्टेट्स को लेकर कि ऐसा कर दो 1 महीने में, राइट। या इलेक्शन कमीशन ने कुछ कह दिया कि इस वजह से न्यूज़ में। फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगातार न्यूज़ में रहती हैं, जैसे ये सब चीज़, उनमें आप न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते। अब एक चीज़ बताओ, ये चीज़ तो प्रीलिम्स में मुझे ही लगता है ऐसा है कि पूछ लेगा, और पूछ भी लेगा तो आपको पता है कि नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया का जो काम है इलेक्शन कमीशन ही करता है, राइट। तो आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स में देख लो ऐसा हुआ, बस मेंस के लिए याद रखो उस चीज़ को, प्रीलिम्स के लिए वो चीज़ नॉट इंपॉर्टेंट। जाके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के लिए अपनी बुक में इलेक्शन कमीशन का चैप्टर रिवाइज कर लो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि करंट अफेयर से पेपर बनता है, डेफिनेटली बनता है, लेकिन पेपर ऐसे ही बनता है। सपोज़ ये चीज़ न्यूज़ में है तो न्यूज़ में किसी रीज़न से, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन का पूछेगा। सपोज़ नालसा ने ये इशू कर दिया तो इस साल इन्होंने कुछ पूछ लिया था लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सेम वे में कुछ आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे होंगे, वो आप आर्टिकल्स एक जगह लिख लो। तो जब हम बेसिकली पढ़ाते हैं, बेसिकली ऐसे पढ़ाते हैं, इस लफड़े में नहीं पढ़ते कि पूरा डिटेल में पढ़ाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो इतना उसके बारे में पढ़ लेना होता है, राइट। तो करंट अफेयर्स आप ऐसे करोगे, आप देखोगे कि क्या चीज़ मेरे स्टैटिक, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, उसमें है कोई चीज़ करंट में है, देख लो क्यों करंट में। लक्ष्मीकांत में जाके वो चैप्टर मार्क कर लो अपने एक रजिस्टर में, 1 लाइन में 2 लाइन में करंट अफेयर्स की बात लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, लगभग हर साल न्यूज़ में रहता है। लास्ट ईयर क्यों न्यूज़ में रहा था ये, लास्ट ईयर इसमें न्यूज़ में रहने का रीज़न ये था कि लोगों ने कहा कि हम हैं तो फलाना पार्टी ABC पार्टी के हैं, सपोज हम X पार्टी के हैं, बट हम आइडियोलॉजी Z पार्टी की फॉलो करते हैं, तो अब क्या इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। गुजरात में ये इशू आया था, तो वहाँ पर जो आई थिंक वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने शायद कुछ डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लोग बाद में कोर्ट वगैरह चले गए कि आइडियोलॉजी से मैं किसी को मानूँ, पार्टी के रिटन में तो मैं पार्टी के विप को एंड पार्टी गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पता चला कि एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में है। प्रीलिम्स के लिए आप वापस जाके ADL रिवाइज करोगे एंड मेंस के लिए ये करंट कॉन्टेक्स्ट याद कर लोगे, बाकी ठीक है मेंस के लिए न्यूज़ में। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स में हम 2 बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, एक जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ और जो है आपके स्टैटिक टॉपिक हो गए, वो तो यहाँ चले जाएंगे, कंटेम्प्रेरी जो लगातार न्यूज़ में है। थर्ड जो आपके रिसेंट करंट अफेयर्स है। अब आते हैं मेंस पे, मेंस पर ऑप्शनल पे। अच्छा, टेस्ट सीरीज से जो हम पता करते हैं उसका एक वे आउट मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अभी हम लैंड रिफॉर्म टॉपिक की बात कर रहे थे, तो लैंड रिफॉर्म से सपोज कोई क्वेश्चन है, टॉपिक है, हमने कवर कर लिया। अब आप प्रीलिम्स में जाके देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में लैंड रिफॉर्म्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आप देखोगे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं लैंड रिफॉर्म से, कई साल में ये क्वेश्चन पूछे हैं, ये देखो आप, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा इसमें पढ़ना क्या है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा। यहाँ पर क्या पूछा है, जागीरदार ज़मींदार के बीच में डिफरेंस। आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, बस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातों पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जागीरदार ज़मींदार की चीज़ें पढ़ लेनी है। 2017 में क्या पूछा था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट से कौन रिलेटेड था कौन नहीं था। अब आपको ये पता होना चाहिए किसने ये सिस्टम लेके आया, ठीक है। 2012 में क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जब रैयतवाड़ी पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आपको फिर ये 2017 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, क्योंकि 2012 में पूछा। 2012 में ही एक और क्वेश्चन पूछा था लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट, मिला के 2-3 चीज़ें पूछी थी, बट उसमें एक पॉइंट ये भी था। 2011 में क्या पूछा कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आप ये ध्यान रखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लेकर आए थे, ये लाए थे परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब थे, 1793 में। अब अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा देखो यहाँ पर अगर आप देखो कौन एसोसिएटेड थे रैयतवाड़ी सिस्टम से, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बहुत पहले थे, ये तो आपके हट ही गए, एलिमिनेट हो गए। आपको प्रीवियस ईयर का सिर्फ क्वेश्चन से पता है, 1 एलिमिनेट कर दो, बचा ही एक, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए।
तो आपको ये पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड थे, रैयतवाड़ी से रिलेटेड नहीं थे। तो प्रीवियस ईयर से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो सिस्टम्स पढ़ने हैं, दूसरा कौन सा बंदा क्या सिस्टम लेगा है, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट इस पे क्वेश्चन पूछा। अगेन 2000 में ये सारे सिस्टम जागीरदार, जमींदारी, महलवारी, रैयतवाड़ी ये पूछ लिया। उससे पहले ये भूदान, विनोबा भावे, ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा। अब भूदान मूवमेंट पे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, लोगों को नहीं पता था। जो मैं कहता हूँ कि प्री से मेंस में और मेंस से प्री में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। देन लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो ये अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन करके जाते हो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। अब पता चल गया क्या पढ़ना है, अब इसको करें कैसे। एक तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब ऐसा कुछ दिखे तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश। यहीं पे हमने शायद ये जोतेदार वगैरह की बात की है, ठीक है। इस तरह से आप इनमें डिफ्रेंशिएट करते हो। ये एक टेबल ऐसे बना लेते हो बेसिकली आप कि ठीक है, ये हमारा इस तरह से टेबल बनी। इसमें हमने क्या कहा कि बाकियों के नेम क्या है, इंट्रोड्यूस्ड बाई किसने इंट्रोड्यूस किया, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इस तरह से। तो अगर आपको ये भी पता हो ना कि इस वे में पढ़ना है, ये एक तरीका है पढ़ने का, तो आपको पता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। रैयतवाड़ी में आएगा ही नहीं, तो आपका ये भी हो गया। प्लस रेवेन्यू सिस्टम कैसे, कॉन्ट्रैक्ट था या प्रोडक्शन के बेस पे था या एरिया के बेस पे था या महाल, बेसिकली महाल का मतलब होता है एरिया, उस बेस पे था, किस तरह के सिस्टम थे, प्रॉब्लम्स क्या थे, उसके रिजल्ट क्या थे, कौन से एरिया। ये मैंने शॉर्ट में इंडिया का मैप बनाया था, यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया, यहाँ पर ये एरिया, बेसिकली इसका मतलब ये। तो आपका ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे मेंस के लिए, तो हम एक बार मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे लैंड रिफॉर्म। ये फाइल सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में अपलोडेड है। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज में यहाँ मिल जाएगी टॉपिक वाइज PYQ में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखो, 83 से क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स, किस तरह के लिए गए थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, रिजल्ट क्या थे, गवर्नमेंट का रोल क्या था, लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर ग्रोथ में कैसे अपना रोल प्ले करते, बेसिकली सिग्निफिकेंस पूछ लिया, एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स 8th 5 ईयर प्लान में, असेसमेंट क्या है, सक्सेस क्या हुआ, क्यों हुआ, असेसमेंट का मतलब क्या है, सक्सेस, फेलियर, रीज़न, रैशनल, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आ गई कि मैं क्या समझता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस देखो एक बार लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, पॉज करके देख लेना, राइट। इस तरह के क्वेश्चन है। एंड इनफैक्ट रिसेंटली 23 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, और लैंड सेलिंग पॉलिसी कैसे इफेक्टिव रिफॉर्म मेजर है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ऊपर हमने देखा मेजर्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे हैं। अब इसके लिए जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो ये GS3 एग्रीकल्चर में पढ़ोगे, लैंड रिफॉर्म्स क्या है। सबसे पहले हम लैंड रिफॉर्म्स समझेंगे। लैंड रिफॉर्म्स जब हम पढ़ेंगे, यहाँ देखो मेन हेडिंग क्या बनी, लैंड रिफॉर्म्स एक हेडिंग है, दूसरी यानी लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया में कैसे हुए, फिर मॉडल बिल जो रिसेंट न्यूज़ है, चौथा केस स्टडीज़, क्या लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल है इंडिया में, नहीं है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, होता क्या है लैंड रिफॉर्म, टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कितने तरह के होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है। अब ये थिंकर्स पर्सपेक्टिव, इस पर हम वापस आएंगे, क्यों ये GS के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे अभी। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लैंड रिफॉर्म आप बताओगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लैंड रिफॉर्म बताओगे, राइट। ये आपका लैंड रिफॉर्म एक टॉपिक तैयार हो गया। दूसरा जो इसका सब टॉपिक है वो है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में कैसे हुए, इंडिया में तो खून चूसा गया है, राइट। तो इंट्रोडक्शन आपने कुछ लिख दिया, नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स क्या थी, कैटेगरीज ऑफ रिफॉर्म्स क्या है, नीड क्या थी, ये सारी नीड्स थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, सब कुछ पता है आपको क्यों है, ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उसको नहीं पता होगा, तो उन्हें डेफिनेटली ये चीज़ पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ लैंड पॉलिसी क्या रही इंडिया में, अब मेजर लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं। मेजर लैंड रिफॉर्म्स, सबसे पहले जमींदारी को एबोलिशन करना है, देन भूदान मूवमेंट आया, देन ऑपरेशन बरगा, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद मॉडल बिल, जो रिसेंट मॉडल बिल था, डिफिकल्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात की। फिर इसके बाद केस स्टडी, क्या लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में सक्सेसफुल हैं, एक हमने ग्राफ उठा लिया, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली एक्सटेंट ऑफ सक्सेस क्या है, कहाँ तक सक्सेस मिली है, फेलियर क्या है, रीजन ऑफ फेलियर क्या है, कंक्लूजन, मतलब कितना सक्सेसफुल है, कितना फेल है तो क्यों, आगे क्या करना है, दैट्स इट। तो ये बात हुई हमारी कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या कहा, ये टॉपिक हमारा प्रीलिम्स के लिए भी कंप्लीट है। टेस्ट सीरीज़ के बदले हमने PYQ फॉर प्रीलिम्स से मैच कर लिया, PYQ फॉर मेंस से मैच कर लिया, तो हमारा मेंस के लिए भी कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स, अगर कोई चीज़ करंट न्यूज़ में आ जाती है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सिस्टम, या कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सिस्टम का कभी कंपैरिजन करने को आ जाए, वहाँ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री,
में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इंडिया की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री उसमें भी रोल है। अब बात करते हैं ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ आपको अब समझ में आया फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेज एक्सपीरियंस। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का तो एम ये होना चाहिए कि प्री के पहले बस वो जो हमने टेबल बनाई थी ना, वो टेबल याद कर लो, और मेंस में मैक्सिमम बस पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स जैसी हम कुछ चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बस प्री के लिए पढ़ लो, दैट्स इट। अब ऑप्शनल की हम बात करते हैं। हमने एक चीज़ अभी यहाँ देखी थी कि थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव एक तो अलग अलग ऑप्शनल में होंगे, जैसे सोशियो ऑप्शनल में है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में, वहाँ अलग थिंकर है। लेकिन यहाँ मैंने जो आपको थिंकर दी है, जीएस की फाइल है, यहाँ जो थिंकर्स दिए हैं या तो किसी प्रोमिनेंट पर्सन ने कुछ कह दिया हो उसकी बात है, या फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में हुआ क्या था, बेसिकली कहानी क्या थी मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी ज़मीनें होती थी और अभी कुछ लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन है, तो उठा के इन लोगों से सरप्लस ज़मीन इनको दे दी। लैंड सीलिंग पॉलिसी जो 23 का क्वेश्चन है, उन्होंने बता दिया कि भाई इतनी ही ज़मीन आप मैक्सिमम दे सकते हो। तो क्या हुआ, सपोज किसी के पास इतनी ज़मीन है, दूसरों के पास इतनी है, तो ये लैंड सीलिंग इसकी डिफाइन हो गई, तो इसका कुछ हिस्सा इसको देंगे, कुछ हिस्सा इसको देंगे, कुछ हिस्सा इसको, कुछ हिस्सा कहीं कहीं देते रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म है। गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप होगी, भूदान एंड ग्रामीण मूवमेंट चलेंगे। अंबेडकर का पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल जस्टिस, फ्यूडलिज्म खत्म हो जाएगा, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज विद टाइम खत्म होगी। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इससे आप देखो कलेक्टिवाइजेशन बढ़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा, लैंड लॉर्डिज्म जो है वो खत्म हो जाएगी। लिबरल पर्सपेक्टिव बेसिकली जो लेसेस फेयर है आप पढ़ते हो वो है, प्रॉपर्टी राइज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी। भाई एक के पास, जिसके पास ज़मीन ही ज़मीन है, उसका क्या है कि अगर मेरी कम भी फसल हो जाए तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो छोटी जिसकी ज़मीन है वहाँ पर आप देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो लिबरल पर्सपेक्टिव वहाँ पे आएगा। लेसेस फेयर है तभी काम करेगा जब सबके पास इक्वल मोटिव हो काम करने का। इनके पास मोटिव है नहीं कि आ ही रहा है, इनके पास क्या है कि हम कुछ भी कर ले, नहीं हुआ। मार्केट मैकेनिज्म, देन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ये तो हुए जीएस और एसए में जो आप यूज़ कर सकते हो थिंकर। डेफिनेटली ऑप्शनल्स के लिए भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जो हम थिंकर पर्सपेक्टिव बात करते हैं ना, ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल रूसो एंड लॉक इन लोगों की बात करो। ये सब भी पर्सपेक्टिव दो तरह के होते हैं थिंकर्स में, एक होता है विद नेम, एक होता है विद उनका व्यू। व्यू क्या है, तो व्यू क्या, गांधीयन पर्सपेक्टिव डेफिनेटली गांधी का है। लेकिन गांधीयन पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं सिर्फ गांधी फॉलो करते, जो लोग गांधी प्लस गांधी के फॉलोअर्स हैं, जैसे मैं कहूँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्स प्लस जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, वो बेसिकली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। जैसे यहाँ पर सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। लिबरल पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, और जिस दिन आप ये कर लेते हो उस दिन आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो बेसिकली अब आप अगेन वापस टाइम पर आओ। हमने अभी यहाँ क्या बात की थी कि मेरे पास टाइम सिर्फ 6 मंथ्स का बचा हुआ है, 6 मंथ्स लेफ्ट। हाउ टू कंप्लीट सब्जेक्ट, भाई कंप्लीट करने का सिंपल एक तरीका है। अगर आपके पास टाइम है तो प्री और मेंस की तैयारी करो। हमने इस लेक्चर में समझ लिया प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड नहीं है, ऑप्शनल और मेंस इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाओ उतना बढ़िया। टेस्ट सीरीज़ के बदले PYQ पर आओ। करंट अफेयर्स में स्टैटिक अलग करो, कंटेम्प्रेरी अलग करो, एंड करंट अफेयर्स अलग करो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाता है न्यूज़ में, एंड स्टैटिक, ये अगर न्यूज़ में आ गए तो उनको अपने प्रीलिम्स के नोट्स में या मेंस के नोट्स में जाके ऐड कर लो या चेक कर लो क्या नया आया है, तभी आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बार बार, प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। अभी हमने लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक में देखा, इसके हज़ारों एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल GST कैलकुलेशन करना है, या फिर CSO रिफॉर्म्स हैं, राइट। GDP कैलकुलेशन के तो प्री में क्या क्वेश्चन बनेंगे, GDP कैलकुलेशन के क्या मेथड है, मैथमेटिकल फार्मूले क्या है, CSO के रिफॉर्म्स क्या हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन बनेंगे। हमें $5 ट्रिलियन या $15 ट्रिलियन की GDP इकनॉमी अचीव करनी है अगले 10 सालों में। इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है तो कैसे, नहीं है तो क्यों। तो इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो प्रीलिम्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर मेंस किसी काम का है नहीं आपके, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड में थोड़ी सी मार्केटिंग ज़रूर कर दूंगा, सिनॉप्सिस पे जाके आप ये कोर्सेज़ वगैरह अगर देखना चाहते हो यहाँ देख लेना। गाइडेंस सीरीज़, नॉट मार्केटिंग एट ऑल, यहाँ पर ये सब वीडियोज़ आपको मिलेंगे। मेंस आंसर बिल्डिंग फॉर मेंस, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।